यदि आप कोई भी बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से मिलोगे तो वो आपको यूलिप्स बेचते हुए दिखेगा। यूलिप्स यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसमें बैंक आपको इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की भी सर्विस मिक्स करके देती है। अब सुनने में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लगता है, पर ये जितना ही इंटरेस्टिंग है ना उतना ही बड़ा आपका घटता है, क्योंकि इस पॉलिसी में जितना बेनिफिट आपको है ना उससे ज़्यादा बेनिफिट तो बैंक को है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ब्रोकरेज और कमीशन के रूप में आपसे पैसे ले लिए जाते हैं। सो यदि अगली बार से कोई आपको यूलिप्स बेचने की कोशिश करे तो उनको बोलना कि भाई बस कर, मैं नहीं कटवाऊंगा, चाहे कन्विंस करने वाली बैंक की मैडम कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, बस अपनी भावनाओं पर कंट्रोल जरूर कर लेना। क्योंकि यूलिप्स की वजह से 2017 तक इंडियन इन्वेस्टर्स को लगभग 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, और 2023 तक तो पता नहीं कितना हुआ होगा, क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं था तो मैं नहीं बता रहा हूँ। तो क्या ये वीडियो यूलिप्स के ऊपर है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये वीडियो है कॉपी कैन इन्वेस्टिंग बुक की समरी के ऊपर, बट ऑथर ने पहले इसको इंक्लूड किया तो मेरे को लगा कि इसको इंक्लूड करना जरूरी है। सो हाय गाइस, मैं हूं कपिल सोनती, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर आपको मिलता है इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट, जिसका मेन फोकस है 1 मिलियन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, तो आप आपकी सुविधा के अनुसार वीडियो की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो। चैप्टर 1 में ऑथर ने मिस्टर तलवार की लाइफ स्टोरी के बारे में बताया है कि साल 1990 में जब वे ग्रेजुएट हुए थे MBA से, तो उनकी पहली जॉब लगी थी और वहाँ पर उन्हें सैलरी मिलती थी 2 लाख पर मंथ। उसके बाद में उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, और 1999 में उन्होंने अपना पहला घर खरीदा, और साल 2000 के बाद उन्होंने स्टॉक्स बाय किए। उस समय स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग का मतलब ट्रेडिंग ही होता था, जहां ब्रोकरेज बहुत ही ज्यादा होती थी, और जैसे ही स्टॉक की प्राइस थोड़ी सी बढ़ती थी वैसे ही शेयर्स में प्रॉफिट लेकर उन्हें बेच दिया जाता था। फिर बाद में जब बुल रन आया तो उन्होंने रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट दोनों में पैसे लगाए, क्योंकि दोनों की प्राइसेस इंक्रीज हो रही थी, और उन्होंने रियल एस्टेट में बिल्डर्स को अनसिक्योर्ड लोन दिया, जिसमें कि उन्हें इंटरेस्ट 2.5% पर मंथ मिलता था। बट फिर आपको पता है कि क्या हुआ। 2008 में आता है सबसे बड़ा मार्केट क्रैश। निफ्टी 50 भी उस समय 55% गिर गया था, और उस समय उनके बहुत सारे पैसे डूब गए थे। और इसी बुल रन में उन्होंने अपने लिए एक और अपार्टमेंट बुक किया था, बट वो भी डिले पे डिले होता गया, और जो बिल्डर्स थे ना वो डिफॉल्ट करने लगे, और इसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा पैसों का लॉस हुआ। और आज के समय में उनकी एज 50 साल हो गई है, और 10 साल बाद उन्हें रिटायरमेंट लेना है। बट आपको पता है इंडियन पेरेंट्स की तरह उनके भी बहुत से टेंशन है कि उनकी बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, खुद का रिटायरमेंट, ये सब कैसे क्या करेगा। तो वो जाते हैं निखिल के पास। मिस्टर तलवार की तरह ही मिस्टर सांघवी की भी स्टोरी थी, बस उनकी स्टोरी में जीरो कुछ ज़्यादा ही थे। मिस्टर सांघवी 1985 में ग्रेजुएट हुए थे, और उनका जो फैमिली बिजनेस था ना टेक्सटाइल का, उसे उन्होंने संभाला था। उसके बाद में उन्होंने भी शादी करी, 3 बच्चे करे, और जब 1997 में उन्होंने अपने पैसे स्टॉक्स में और गोल्ड में भी लगा दिए, और जब 2008 का मार्केट क्रैश आया ना तो उनके बहुत सारे पैसे बर्बाद हो गए, और 2013 से प्रॉपर्टी प्राइस भी गिरने लग गई थी, जिससे कि उनको रियल एस्टेट में भी बहुत नुकसान हुआ। और ये सब तो ठीक था, बट साल 2017 में उनका फैमिली बिजनेस भी बंद हो गया, और उसकी वजह से उन्हें बहुत नुकसान हुआ, और वो एक तरह से रोड पर ही आ गए, और वो भी लास्टली निखिल से ही मिले। मिस्टर तलवार जब निखिल से मिले थे तो उनकी बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार थी। टोटल एसेट्स 5 करोड़ 92 लाख, टोटल लाइबिलिटीज 1 करोड़ 41 लाख, तो उनकी नेट एसेट थी 4 करोड़ 51 लाख। और जब उनका रिटर्न कैलकुलेट किया गया निखिल के द्वारा तो पता लगा कि उन्होंने सिर्फ 4% का ही रिटर्न अपने लाइफ टाइम में अचीव किया है। अब आप में से बोलेंगे कि वो तो एक नंबर के गधे थे, यदि वो स्टॉक मार्केट में भी अपने पैसे लगाते थे तो 12% तो उन्हें इजीली मिल जाता। अब इनकी लाइफ कैसे सोल्व होगी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मिस्टर सांघवी और मिस्टर तलवार की तरह हम भी मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सा लॉस होता है। लाइक हमारे पास कोई क्लियर इन्वेस्टमेंट प्लान या कहूँ तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। हम बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट की जगह पर डाइवर्सिफाई नहीं कर पाते हैं, हाई कमीशन और फीस दे देते हैं ब्रोकर्स को, शॉर्ट टर्म रिटर्न्स को चेस करते रहते हैं, और हमेशा मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हमारे लिए 3 टेक अवे है कि हमारे पास एक क्लियर ऑब्जेक्टिव और प्लान होना चाहिए। इक्विटी एक बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टिंग का, गोल्ड और रियल एस्टेट की जगह पर, और लॉन्ग टर्म में इक्विटी बेस्ट है, जिसके लिए आपको पेशेंस दिखानी पड़ेगी। और अब स्टार्ट होता है इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, कॉपी कैन पोर्टफोलियो। तो देखो, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि साला एक कॉपी कैन पोर्टफोलियो, ये कंसेप्ट आखिरकार कहाँ से आया। तो देखो, एक बंदा था रॉबर्ट किर्बी, जो कि कैपिटल गार्डन ट्रस्ट कंपनी के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर थे,
जहाँ वे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं ना, उनको एडवाइजिंग देते थे कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करो और इस कंपनी से पैसे निकाल लो। तो उनके क्लाइंट थे जिनको वो एडवाइस देते थे कि आप इस कंपनी को बाय करो, इस कंपनी को बाय करो। तो जो क्लाइंट था ना, उसके 2 अकाउंट थे, एक उनके नाम पर और एक उनकी पत्नी के नाम पर। तो क्लाइंट अपने अकाउंट में तो जो भी बाय के डिसीजन था वो दोनों अकाउंट में लेता था, बट सेल बस वो क्लाइंट उसी के अकाउंट से करता था। मतलब कि वो अपनी पत्नी के अकाउंट से कभी भी किसी स्टॉक्स को बेचता ही नहीं था, जिससे उनकी नेटवर्थ 8 मिलियन से भी ज़्यादा हो गई थी। और जब यूएस में इतनी ज़्यादा बैंक्स फेमस नहीं थी ना, तो लोग अपने पैसे कॉपी के कैन के अंदर डालकर गद्दों के नीचे छुपा दिया करते थे। लाइक अपने इंडिया के भी घर में होता है कि दालचीनी के डब्बे में आपको पैसे मिल जाते होंगे कभी कभी, क्योंकि मम्मियाँ तो अधिकतर वहीं पर ही पैसे रख देती है। तो कॉपी कैन पोर्टफोलियो का भी मतलब यही है कि अपने पैसे लगा दो और उन्हें 10-15 साल के लिए भूल जाओ, क्योंकि अच्छे रिटर्न तो आपको लंबे समय में ही मिलेंगे। आपको यदि खुद का कॉपी कैन पोर्टफोलियो बनाना है तो बस ऑथर ने आपको 3 फिल्टर दिए हैं, जिनको लगाते ही आपका कॉपी कैन पोर्टफोलियो बन जाएगा। पहला फिल्टर है, कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। देखो, मेरी एडवाइस यह है कि यदि आप बिगिनर इन्वेस्टर हो तो कंपनी की कैपिटल 100 करोड़ की जगह पर 1000 करोड़ लो, क्योंकि जितनी ज्यादा बड़ी कंपनी उतने कम चांसेस लॉस होने के। नेक्स्ट है ROCE, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो, मैं इसको आपको समझा देता हूँ। जब आप किसी से उधार लेकर और खुद के पैसे लगाकर बिजनेस में लगाते हो तो उसकी कहते हैं कि कैपिटल अपन ने एम्प्लॉय करी, और उस कैपिटल पर जितना आपको रिटर्न मिलता है उसी को कहा जाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो भी कंपनी आपको 15% से ज्यादा का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दे रही है ना, उसी कंपनी में अपने पैसे लगाओ। अब आप में से एक क्वेश्चन आएगा कि बहुत सारे रेशो से, तो ऑथर ने ROCE को ही क्यों चूज करा? तो देखो, ROCE जितना ज्यादा होता है ना, वो बताता है कि कंपनी की कितनी ज्यादा एफिशिएंसी है। मान लो एक कंपनी है जो कि 100 रुपए लगाकर 15 रुपए कमाती है, और वहीं एक और कंपनी है जो कि 100 रुपए लगाकर 20 रुपए कमाती है। तो अब आपको अलग ही पता लग जाएगा कि किस कंपनी की एफिशिएंसी ज्यादा है और किस कंपनी की एफिशिएंसी कम है। और लास्ट फिल्टर है, कंपनी की सेल्स हर साल 10% से ज्यादा इंक्रीज होनी चाहिए। और लास्टली आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि कंपनी एक क्वालिटी स्टॉक होना चाहिए, लाइक जो कि हर कोई खरीदने के लिए मरे, और कंपनी के पास में कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो और भी अच्छी बात है। और वहीं आप यदि किसी फाइनेंशियल सर्विस वाली कंपनी पर कॉपी कैन पोर्टफोलियो लगाना चाहते हो तो वहां पर आपको फिल्टर्स में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। वहां पर आपको ROE यानी कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ना, वो 15% से ज्यादा होनी चाहिए, और जो लोन की ग्रोथ है ना कंपनी में, वो हर साल 15% से ज्यादा होनी चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग जो कि अति उतावले हैं, वो सोचेंगे कि बस अब मुझे CCP में कुछ कंपनी का फिल्टर मिल गया, अब मैं डायरेक्टली इनमें पैसे लगा दूंगा और स्टॉक मार्केट से बन जाऊंगा अमीर। तो भाई, अति उतावलापन यानी कि शीघ्र पतन। तो थोड़ी शांति से आपको कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, उसके बाद में ही इन्वेस्ट करना है। जो भी कंपनी CCP में आती है ना, उनमें से फोकस करो कि B2C यानी कि जो डायरेक्टली कस्टमर को सर्व करती है वो कंपनियां कौन कौन सी है, और उन पर ज्यादा फोकस करो। और जो साइक्लिकल कंपनी है ना, उन्हें ना कहो। इसके अलावा जिन कंपनी में डेट से ज्यादा है ना, उन्हें के भी हाथ जोड़ लो, और उन कंपनी पर फोकस करो जिनके पास इंटेंजिबल एसेट्स हो। लाइक कोका कोला के पास में एक फॉर्मूला है, किसी कंपनी के पास में पेटेंट है। इन्हीं सब पॉइंट के बेस पर 2017 में जब यह बुक पब्लिश हुई थी, उस समय ऑथर ने एक CCP पोर्टफोलियो दिया था, जिसे कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। चलिए यार, अब इसी चीज को हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो गाइस, यदि आपको भी आपका खुद का कॉपी कैन पोर्टफोलियो बनाना है तो सीधी सी बात है, आपको screener.in जो वेबसाइट है उस पर आना है, और जो ये यहाँ पर स्क्रीन से दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको अलग अलग तरह की बहुत सारी स्क्रीन मिल जाएगी, जिसमें जो अपना फॉर्मूला है, देखो पॉपुलर में दिखा रहा है कॉपी कैन पोर्टफोलियो। जैसे इस पर क्लिक करोगे, कॉपी कैन पोर्टफोलियो डायरेक्ट लग जाएगा। और इसमें देखो यहाँ पर फिल्टर और भी आप आपके हिसाब से इनहेंस कर सकते हो, कि इंडस्ट्री आपके हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको IT सॉफ्टवेयर की रखनी है, केमिकल रखनी है, फार्मास्यूटिकल, मतलब इसमें आप और भी आपके हिसाब से थोड़े बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हो, और इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। अब यदि बात करें हम इस लिस्ट की, तो इसमें दिखा रहा है कि 184 रिजल्ट है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट है। अब आप सोचते हो कि मैं कॉपी कैन पोर्टफोलियो में मुझे 5 कंपनी मिलेगी, 7 कंपनी मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको 184 कंपनी मिल रही है। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो सारी कंपनियां हैं इनमें से आपको देखना है कि क्वालिटी स्टॉक्स कौन से है, और जो B2C यानी कि जो डायरेक्टली कस्टमर को सपोर्ट करते हैं ना, उन बिजनेस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। चैप्टर 3, एक्सपेंस मैटर। देखो, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि छोटी एक्सपेंसेस से दूर रहो, क्योंकि एक छोटा सा छेद पूरी की पूरी शिप को डुबाने की क्षमता रखता है। एक्सपेंस के बारे में हमने कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग बुक में बहुत ज्यादा बात की है कि म्यूचुअल फंड वाले आपका कैसे काटते हो, जिसके कि आप चेक कर सकते हो। पर मेनली 3 तरह की एक्सपेंसेस होती है।
पहली है ट्रांजैक्शन फीस जो कि हर एक ट्रांजैक्शन पर लगती है। सेकंड है एनुअल फीस जो कि आपसे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, परफॉर्मेंस फीस आदि के रूप में ली जाती है। और थर्ड है हिडन फीस जो कि हो सकती है एग्जिट लोड, सेल्स लोड और मतलब कि दुनिया भर की कोई सी भी एक्सपेंस डाल देंगे और आपसे बोल देंगे कि ये एक्सपेंस है। और देखो यार, अब लोगों का एक एटीट्यूड है, वो बोलेंगे कि छोटे एक्सपेंसेस से क्या फर्क पड़ेगा, मतलब क्या फर्क पड़ेगा। तो बॉस बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो दो म्यूचुअल फंड है, दोनों सेम रिटर्न देते हैं 15-15% का, बट एक की एक्सपेंस है 2.5% और सेकंड की एक्सपेंस है ओनली 0.1%। तो यदि आप इन दोनों म्यूचुअल फंड्स में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे 40 साल तक, तो जिस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस 2.5% है ना, उसमें से आपको रिटर्न मिलेंगे 1.1 करोड़ रुपीस। और वही जिसकी एक्सपेंस सिर्फ 0.1% है ना, वहां से आपको रिटर्न मिलेगा 2.6 करोड़। अब फर्क आपकी आंख के सामने ही। इसलिए यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता ना इन्वेस्टिंग के बारे में, तो सीधी सी बात है, इंडेक्स फंड में पैसे लगा दो, क्योंकि एक तो ये होते हैं सबसे ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट और सबसे ज्यादा आपको डाइवर्सिफिकेशन दे देंगे। इन्वेस्टिंग की जिंदगी का सबसे मूल मंत्र यही है कि जितना आपने कॉस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, उतना ज्यादा आप रिटर्न को इनहेंस कर लोगे। चैप्टर 4 द रियल एस्टेट ट्रैप, रोटी कपड़ा और मकान, जिसमें से रोटी कपड़ा तो बहुत ही अफोर्डेबल है, पर साला मकान नानी याद दिला देता है। अकॉर्डिंग टू ऑथर, रियल एस्टेट एक बहुत ही डेंजरस एसेट है और उसकी रीजन इस प्रकार है। पहला है इन्वेस्टमेंट साइज। आज के समय में आप 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए से मतलब कि कितने भी पैसे में अपने लिए स्टॉक खरीद सकते हो, और वहीं आप 10 रुपए से अपने म्यूचुअल फंड की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। बट यदि आपको रियल एस्टेट के साथ जाना है तो भैया इसमें तेरा घर जाएगा, मतलब इसमें बहुत पैसा लगेगा तभी जाके घर आएगा। सेकेंड है लिक्विडिटी। यदि आपके पास में कोई स्टॉक है तो आप उसे बेचते हो और अगले ही दिन आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। और वही यदि आप रियल एस्टेट में होना तो लिटरली कभी कभी आपको प्रॉपर्टीज बेचने में साल, महीने और पता नहीं कितने कितने दिन लग जाते हैं। और थर्ड है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। देखो यार, यदि हम रियल एस्टेट की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, क्योंकि यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी प्रॉपर्टी की 10% के आसपास होती है। और जब भी आप किसी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी को बेचते हो तो वहां पर आपको कैपिटल गेन टैक्स भी पे करना होता है, और वो भी 20%। हाँ, इंडेक्स का बेनिफिट जरूर मिल जाता है, बट इसके अलावा आपको घूस खिलानी पड़ती है। फोर्थ रीजन है नॉन स्टैंडर्ड एसेट। आप यदि सोने को लेकर किसी भी जगह पर जाते हो, लाइक इंदौर, मुंबई, दिल्ली, तो आपको उसकी सेम ही कीमत मिलेगी। बट रियल एस्टेट के साथ में ऐसा नहीं है। यदि आप मुंबई में ही किसी जगह पर प्रॉपर्टी खरीदोगे तो उसका रेट अलग है, आप इंदौर में अलग रेट मिलेगा, दिल्ली में और अलग मिलेगा, और तो और एरिया वाइज भी आपको प्रॉपर्टी के रेट अलग अलग मिलेंगे। और इसके अंदर करप्शन भी बहुत ही ज्यादा है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि इतने सारे लिमिटेशंस के बाद भी इंडियन हाउस होल्डर्स का लगभग 77% पैसा रियल एस्टेट में ही इन्वेस्टेड है। और इसके भी बहुत से रीजन है कि क्यों लोग रियल एस्टेट में ही अपने पैसे लगाते हैं। तो इसका पहला रीजन है, सबको लगता है कि घर की कीमत हमेशा बढ़ेगी, जो कि सच नहीं है। आप यदि बिग 4 सिटीज का चार्ट देखोगे तो वहां आपको पता लगेगा कि हर एक साल 2013 के बाद में घर की प्राइसेस कम हुई है। सेकेंड रीजन है ज्यादा रिटर्न का चक्कर बाबू भैया। यदि हम रियल एस्टेट को रियल लाइफ में देखें तो उसने सिर्फ 8 से 9% का रिटर्न दिया है, वही स्टॉक मार्केट ने 12 से 15% के आसपास का। आगे ऑथर ने बताया है कि रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से अच्छा है कि आप कॉमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, और जरूरी नहीं कि इसके लिए आपको पैसे लगाने पड़ेंगे और आपको एक कॉमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी होती है। लाइक इसकी जगह पर आप कॉमर्शियल हाउस प्रॉपर्टीज में REITs की मदद से अपने पैसे लगा देते हो। REITs यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जहां पर आपको रियल एस्टेट का मजा मिलेगा, वो भी बहुत ही कम पैसों में। लोगों का एक और स्टैंड पॉइंट है कि ब्रो रियल एस्टेट एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो मैं बोलूंगा 2008 का रिसेशन याद है कि नहीं है ब्रो? इसके अलावा भी रियल एस्टेट में रिसेशन आए हैं, जिनके मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा। और बात करें इंडिया की, तो यहाँ पर रियल एस्टेट बहुत ही ज्यादा अनअफोर्डेबल ऑप्शन है। यदि हम दुनिया की जगह पर इंडिया को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर रियल एस्टेट बहुत ही ज्यादा महंगा है। इसके अलावा लोग एक रेंटल इनकम का बहुत ही ज्यादा बोलते हैं कि भाई पैसिव इनकम, पैसिव इनकम, पैसिव इनकम चाहिए तो रियल एस्टेट में ही जा। तो भाई यदि हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर आपको रेंटल यील्ड 2.4% के आसपास मिलती है, जो कि बहुत ही कम है। क्योंकि यदि हम बात करेंगे किसी डेवलप्ड कंट्री की तो उसकी रेंटल यील्ड बहुत ही ज्यादा है। अब आप में से बहुत सारे पूछेंगे कि ये रेंटल यील्ड क्या है। तो यदि आप किसी चीज पर 100 रुपए लगाते हो और वहां से आपको 10% का रिटर्न मिलता है तो उसी को यील्ड कहते हैं। तो यदि आप मतलब रियल एस्टेट में पैसे लगाते हो 100 रुपए, तो वहां पर आपको सिर्फ 2.4 रुपीज ही मिलेंगे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम है। चैप्टर 5 स्मॉल इज ब्यूटीफुल।
यहाँ ऑथर आपको स्मॉल कंपनी की तरफ फोकस करने को कह रहे हैं और उन्होंने बताया है कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड स्मॉल कंपनियों ने हमेशा से लार्ज कैप कंपनियों को बीट किया है और उनसे कई अच्छे गुना ज्यादा रिटर्न दिया है। और इसका सबसे मेन रीजन है कि स्मॉल कैप कंपनियां जल्दी ग्रो करती है और स्मॉल कैप कंपनियों पर बहुत ही कम लोगों का फोकस होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं होती है और इसी की वजह से आप एक अच्छी कंपनी को बहुत ही कम कीमत में खरीद लोगे। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर क्वांटिटी की, क्योंकि यदि आप जैसे ही देखोगे ना तो स्मॉल कैप कंपनियों में बहुत सारी कंपनियां प्रेजेंट होती है, यानी कि यहाँ पर आपको भूसे में से सुई ढूंढनी है। सो यार, यदि आप ज्यादा टेक्निकल पर्सन नहीं हो और आपको इन्वेस्टमेंट के ABCD नहीं याद है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप जो ये म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप फंड आते हैं ना, इनमें इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि ये भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देंगे। मान सकता हूँ कि थोड़ा चार्जेस लेंगे, बट आपको जो बेंचमार्क का रिटर्न है ना उससे थोड़ा ज्यादा ही रिटर्न दे देंगे। बट हाँ, अपने पोर्टफोलियो का 10 से 25% ही इन्वेस्ट करना, उससे ज्यादा इनमें पैसे मत लगाना। चैप्टर 6, हाउ पेशेंस एंड क्वालिटी इंटरवाइन। यदि बात करें हम सेंसेक्स की तो उसने पिछले 30 सालों में 12 से 14% का रिटर्न दिया है, बट फिर भी लोग इक्विटी मार्केट से डरते हैं और इसका सबसे मेन रीजन है मायोपिक लॉस एवर्जन। चलिए इसे मैं समझाता हूँ। सिंपली मीन्स हमें जो लॉस होता है ना उसका हमें ज्यादा शौक होता है। मतलब मान लो आपको प्रॉफिट हुआ ना तो उससे आपको 2.5 गुना ज्यादा दुख होगा जब आपको लॉस होगा तो, और यही होता है मायोपिक लॉस एवर्जन। और आगे ऑथर ने बताया है कि यदि हमें इसी लॉस की प्रोबेबिलिटी को कम करना है तो हमें हमारा होल्डिंग पीरियड इंक्रीज करना होगा। जितना ज्यादा होल्डिंग पीरियड होगा उतने ज्यादा चांसेस हो जाएंगे हमारे पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करने के, क्योंकि पेशेंस पर हमेशा प्रीमियम मिलती है। रिस्क रिटर्न वाली थ्योरी भी उल्टी हो जाती है जब आप होल्डिंग पीरियड इंक्रीज कर देते हो तो याद रखो मित्रों, स्टॉक मार्केट में आपको पुजारा और राहुल द्रविड़ बनना है, ना कि हार्दिक पांड्या और सहवाग। क्योंकि आप यदि स्टॉक मार्केट की गेम में जितना ज्यादा लंबे समय तक टिको रहोगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। और इसका सबसे ज्यादा बड़ा एग्जांपल मेरी नजर में सिर्फ एक ही है, वो है मिस्टर वॉरेन बफेट। चैप्टर 7, पुलिंग इट ऑल टुगेदर। यदि हम सब चैप्टर्स को समराइज करें तो कंक्लूजन निकल कर आता है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना होगा। उससे भी ज्यादा हमें स्मॉल कैप कंपनियों को भी वेटेज देना होगा और एक्सपेंस को ध्यान रखना है और उसे कम से कम करने की कोशिश करना है। इसके अलावा रियल एस्टेट और गोल्ड सही नहीं है, बट आप इन्हें डाइवर्सिफाई के रूप में थोड़ा बहुत अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हो। चलिए अब हम मिस्टर तलवार की मदद से समझते हैं कि आप कैसे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो जो कि आपको हाई रिटर्न देगा और वो भी विथ लो रिस्क। जिस प्रकार हमने स्टोरी के स्टार्ट में देखा था कि मिस्टर तलवार का अधिकतर पैसा रियल एस्टेट में फंसा था। देखो यार, हम सबके 3 प्रकार के गोल होते हैं। पहले सिक्योरिटी वाले, फिर स्टेबिलिटी और थर्ड है एम्बिशन। देखो, सिक्योरिटी में वो चीजें आती है जिनसे कि हम हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी, जिसमें हम हमारी जिंदगी में थोड़ा स्टेबल होना चाहते हैं, यानी कि रिटायरमेंट के बाद में भी थोड़ी लाइफ अच्छी कट जाए, बस यही सोचते हैं। और एम्बिशन में हमारे वो गोल आते हैं जो कि मतलब हमारे वांट में होता है, लाइक मुझे प्लेन में घूमना है, मुझे मनाली जाना है, इस तरह के गोल। तो देखो यार, सेम उसी प्रकार मिस्टर तलवार के भी बहुत सारे गोल थे जिन्हें कि आप स्क्रीनशॉट की मदद से देख सकते हो। और यदि बात करें हम मिस्टर तलवार के जो करेंट गोल है उनको अचीव करने के लिए मिस्टर तलवार को लगभग 21% के आसपास का रिटर्न लगेगा, तभी ये गोल अचीव होंगे। पर यदि हम मिस्टर तलवार के गोल में से थोड़ा सा हेर फेर कर देना, लाइक इंटरनेशनल वेकेशन हर साल की जगह 3 साल में और कार 5 साल में चेंज करनी हो, तो उन्हें अपने इस गोल को अचीव करने के लिए सिर्फ 16% के आसपास का ही रिटर्न चाहिएगा। तो लॉन्ग टर्म में मिस्टर तलवार की नेटवर्थ इस प्रकार दिखेगी और जो उनका 16% का रिटर्न है ना, उसे भी उन्हें अचीव करने के लिए अपने 80% पैसों को इक्विटी में लगाना होगा और वहीं 20% पैसों को डेट में लगाना होगा, जैसे कि मैं आपको चार्ट की मदद से दिखा रहा हूँ। अब देखो यार, आप यदि स्टॉक मार्केट में स्मॉल कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको में 2 फिल्टर लगाने होंगे। पहला है गुड और दूसरा है क्लीन। गुड में वो कंपनी आती है जिनका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, जिनका मैनेजमेंट अच्छा है और मतलब हर एक चीज अच्छी हो रही है। और क्लीन वो कंपनियां होती है जिनमें की किसी भी प्रकार के लॉ और रेगुलेशन है ना, उनका उल्लंघन नहीं हो रहा है, यानी कि कंपनी की पूरी छवि क्लीन है। तो गाइस, अब आपकी बारी है अपना फाइनेंशियल प्लान बनाने की, जैसे कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग कैलकुलेटर की मदद से बना सकते हो। और चैप्टर 8 पूरा का पूरा इसी के ऊपर है, तो मैं उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। सो गाइस, कंक्लूजन में यही बात बताऊंगा कि ये बुक भी जो दूसरी बुक्स है ना, लाइक विलियम ओ'नील ने एक बुक लिखी है, इसके अलावा एक द मैजिक फॉर्मूला है, उसी प्रकार एक अपना खुद का फॉर्मूला देती है और जो कि थोड़े बहुत फिल्टर लगाते हैं और स्टॉक मार्केट से थोड़े से ज्यादा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करते हैं। बट देखो यार,
कभी भी कोई फॉर्मूला और कोई भी फिल्टर सबसे बेस्ट नहीं है, क्योंकि जो खुद की रिसर्च है ना वही डिसाइड करती है कि आपको अच्छी कंपनी मिलेगी या नहीं। और जैसे ही हम यदि स्क्रीनर में भी कॉपीकैट पोर्टफोलियो को खोलते हैं तो उसमें बहुत सारी कंपनियां दिखती है। तो देखो यार, ये आपको बस एक फिल्टर देगा, उसके बाद में आपको इन कंपनियों में से भी छांटना पड़ेगा, तभी जाके आप एक अच्छा रिटर्न जनरेट करोगे। सो गाइस, ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही आप एक प्यारी कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाओ। सो गाइस, थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।